हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज देख रहे हैं हम कक्षा 9वीं का अवलोकन, मतलब पाठ्यक्रम अवलोकन। हमारे मन में ये बात बनी रहती है कि आखिर क्या आने वाला है, क्या हट गया है। सीबीएसई आपके लिए इतना आसान कर देती है कि कई बार कुछ पाठों को हटा देती है कि हमारे बच्चों पर ज़्यादा बर्डन ना पड़ जाए। तो ये उसकी अच्छाई है कि वो आप लोगों के लिए अच्छा सोच लेती है। और हम बच्चों के अंदर भी ये बात आ जाती है कि देखना है, मुझे जानना है कौन से पाठ हटा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये जानने की उत्सुकता होती है कि कौन से पाठ आएंगे, लेकिन वो कैसे आएंगे। मतलब पेपर का हमें ब्लूप्रिंट चाहिए, क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, किस तरीके से सीक्वेंस वाइज पूछे जाएंगे। ये बच्चों के दिमाग में आज के समय बड़े एक असमंजस की बात होती है जब पेपर आने वाले होते हैं। देखिए, हर समय एक पढ़ने का अलग तरीका होता है, हर एक लेवल पर अपनी एक अलग पढ़ाई होती है, या फिर यूं कहें हर समय में अपनी एक अलग पढ़ाई का तरीका होता है। तो अभी आज के बच्चों को चूंकि सिलेबस दे दिया जाता है, तो हमारे मन में और जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि कोई बता दे गद्यांश कैसे कितने नंबर का, पद्यांश कितने नंबर का, तो व्याकरण कितने नंबर की। ये सारी बातों के जो आपको डर है, उस डर को दूर करने के लिए आज मैं आपको कक्षा 9वीं संस्कृत शमोसी का पूरा ओवरव्यू देने आई हूँ कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पेपर कैसा होगा, मतलब उसके किस तरीके से विभाजन होगा, अंकों का विभाजन कैसा होगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई डर कर नहीं बल्कि मेहनत से की जाती है। हम जितना डरेंगे वो हमें उतना ही डराएगी। तो डरना नहीं है। यदि आपने पढ़ा है, आपने समझा है, तो फिर पेपर तो कोई भी बनाए और कैसा भी बनाए, सिलेबस से बाहर तो नहीं आएगा। तो डरने की जरूरत ही क्या। परीक्षा के नाम पर हर व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि परीक्षा बोली जाती है पराई इच्छा। और पराई इच्छा, सामने वाला हमसे क्या पूछ ले हमको नहीं पता, लेकिन यदि जितना आना है उतना हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो फिर वो कुछ भी पूछ ले उससे हमें डर नहीं, उससे बाहर तो नहीं जाएगा। तो ये तो थी परीक्षा की बातें कि जिनसे हम डर जाते। तो डरिएगा मत, डरने से ना भूत हमको और डराता है। तो ये परीक्षा का भूत हमें डराएगा, तो डरना नहीं है। उसी डर को हटाने के लिए हम देखने वाले हैं कि क्या आने वाला है, क्या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शमोसी में से कौन से ऐसे पाठ हैं जो आपके लिए हटा दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो देखिएगा, पाठ 4 जो है कल्पतरु, मतलब यहाँ नंबर 1 डला है क्योंकि पाठ 1, और वैसे देखा जाए तो पुस्तक में पाठ 4 है कल्पतरु, जो कि पूरे तरीके से अभी हटा दिया गया है। सीबीएसई ने कहा है कि इसमें से कुछ भी पेपर में नहीं आने वाला है। प्रत्यभिज्ञानम, ये जो अगला पाठ है, ये हमारा जाएगा 5वां 6वां पाठ है हमारा। तो प्रत्यभिज्ञानम भी हटा दिया गया है। फिर उसके आगे हमारा 7वां पाठ लोह तुला, ये भी हट चुका है। तो ये 3 पार्ट ऐसे हैं जो आपको पेपर में बिल्कुल नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर से। तो यहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आप सबसे पहले खुश हो जाइए। 12 पाठों में से, शमोसी में से आपके 3 पार्ट तो हटा दिए गए हैं। तो अब आपको केवल 9 ही पार्ट पढ़ने हैं। तो 9 पार्ट जब पढ़ने हैं तो कितना आसान हो जाता है हमारी पढ़ाई, हमारा रिवीजन, बार बार उसको देखना, क्वेश्चन जो पेपर है ना पुराने सालों के, वो हमें सॉल्व करने का समय मिल जाएगा, हम एमसीक्यू देख पाएंगे। तो ये पाठ हमारे हटा दिए गए हैं। तो ये तो हो गया हटा हुआ पोर्शन। अब आते हैं जिन पाठों को आपको पढ़ना है। तो पाठ जो आप पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहला पाठ भारतीय वसंत गीति, जिसमें आपने सरस्वती जी के बारे में पढ़ा था। स्वर्ण काका, सोने के कौए के बारे में। गोदोहनम, गाय के दोहन के बारे में। तो गोदोहनम हमारा तीसरा पाठ है। फिर सूक्ति मोक्तिकम, चौथा पाठ तो हटा दिया गया, ये 5वां पाठ है सूक्ति मोक्तिकम। भ्रांतो वाला हम पढ़ेंगे, भटका हुआ बालक, सूक्ति में अच्छी युक्ति, जो अच्छी बातें बताई जाती हैं। अगला पाठ हम पढ़ेंगे सिकता सेतु, और सिकता सेतु में, सिकता मतलब रेत, यहाँ पर रेत के पुल बनाने की बात की गई है, बड़ा अच्छा पाठ है। फिर हम पढ़ेंगे जटायु शौर्यम। जटायु शौर्यम जैसा कि आपको नाम से ही विदित है कि यहाँ पर भगवान राम के भक्त जब सीता माँ का हरण हुआ था, वहाँ जटायु ने जब रावण से युद्ध किया था, तो उन जटायु का वर्णन यहाँ पर है। पर्यावरणम, यहाँ पर्यावरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अंत में है बाघ मनः प्राण स्वरूपम। तो ये हमारे पाठ हैं जो आप पढ़ने वाले हैं, जिनके अंदर से आपसे प्रश्न किए जाएंगे।
उनके अंतर्गत ही प्रश्न आते हैं। पठित जो गद्यांश होगा, पठित पद्यांश होगा, वो पाठों से आने वाला है। साथ ही पाठों के जो ये आपका जो भी ग्रामर का भाग है वो भी आएगा आपके पाठों के अंतर्गत। ग्रामर में चाहे उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, संधि हो, तो सारा का सारा किस तरीके से आने वाला है, कितने नंबर का और कैसे आएगा, क्या सीक्वेंस में होगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 भागों में बटा होता है। ये ध्यान से सुनिएगा, आपका प्रश्न पत्र, आपका क्वेश्चन पेपर संस्कृत का 4 भागों में बटा होता है। जैसे आप अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शन A, B, C पढ़ते हैं, वैसे ही इसमें खंड का, खंड ख, खंड ग और खंड घ। खंड का में होता है अपठित अवबोधनम, मतलब यहाँ पर पठित और अपठित आपसे पूछे जाते हैं, ये गद्यांश होते हैं। पठित अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं आपसे, जो कि कितने होते हैं, ये 10 अंक के होते हैं। पठित अपठित गद्यांश जो 5-5 नंबर के होते हैं, वो 10 अंक के आपसे पूछे जाते हैं। फिर रचनात्मक कार्यम होता है, जहाँ पर आप चित्रपत्र संवाद, ये भी अभी आपको बताया जाएगा, रचनात्मक कार्य में आता है, ये 15 अंक के पूछे जाते हैं आपसे। अनुप्रयुक्त व्याकरण जो होती है, व्याकरण का जो भाग होता है वो 25 नंबर का होता है। और यहाँ पर जो पठित अवबोधनम है, मतलब पढ़ा हुआ पुस्तक का भाग है, वो 30 नंबर का होता है। तो यदि आप इसको काउंट करते हैं तो यहाँ पर ये 80 नंबर हो जाते हैं। आप देखिए 10, 15, 25 और 30, तो 80 नंबर का आपका फाइनल पेपर जो बनता है वो 80 नंबर का बनता है। ठीक है, साथ में ही आपके मल्टीपल असेसमेंट भी जाते हैं। तो मल्टीपल असेसमेंट ऐसे और एमई जो होते हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट और मल्टीपल असेसमेंट जाते हैं, ये भी आपके स्कूली स्तर पर तो होते ही हैं। साथ में ये CBSE से संबंधित ही एक गतिविधि होती है, जिसके जो आपके अंक आते हैं वो आपके मार्क में जो आपके अंक हैं, अंक सूची में जो अंक आपको दिए गए हैं, मिले गए हैं पेपर में, उनके साथ ये प्लस होते हैं। तो और ये जो हमारे होते हैं ये आपके 20 मार्क्स के होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर विषय दिया गया है, प्रश्न के आपके प्रकार दिए गए हैं कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आप ये सारणी देख लीजिए। एक गद्यांश जो कि 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत गद्यांश होगा, जिसको आप पढ़ेंगे, और उसमें जो प्रश्न बटे हुए होंगे, उस गद्यांश से संबंधित जिन प्रश्नों के आप उत्तर देंगे, उन प्रश्नों की क्या कैटेगरी होगी। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, बहुत छोटे जो पूछे जाने, जिनको हम एक शब्द में उत्तर देते हैं। पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अति लघुत्तर वाले होंगे वो आपके कितने होंगे, 2 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के। पूर्ण वाक्य वाले भी 2 नंबर के आपके 2 प्रश्न होंगे, तो ये 4 नंबर का होगा। शीर्षक पूछा जाएगा कि इस गद्यांश का आप क्या शीर्षक देने वाले हैं, जो कि 1 नंबर का होगा। भाषिक कार्यम होता है, भाषिक कार्य मतलब उस गद्यांश के अंदर से निर्देशानुसारम कुछ आपसे व्याकरण के क्वेश्चन किए जाते हैं, जो कि 1-1 नंबर के 3 पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये कैसा हो जाता है आपका 4 + 2 6 और 7 और +3 10 मार्क्स के यहाँ पर आपका जो बताया गया था पठित और जो अपठित का, यहाँ पर ये एक गद्यांश ही जो कि अपठित के तौर पर है, तो अपठित गद्यांश आपका इतने मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल 10 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। अगला है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम में आपके, मैंने अभी बताया भी था कि इसमें पत्र आते हैं, इसमें चित्र आता है, फिर कुछ हिंदी और अंग्रेजी भाषा के संस्कृत अनुवाद पूछ लिए जाते हैं, अनुच्छेद लेखन भी इसमें आ जाता है। तो औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र मतलब जो आपके अभ्यास व अनुभव, एक जो किताब जो कहीं कुछ और भी यदि व्याकरण के तौर पर जो भी किताब चलती है उसके आधार पर ये आएगा आपका। निबंधात्मक होते हैं, ये बड़े होते हैं क्योंकि ये 5 नंबर के होते हैं। आपको यदि चित्र आ गया तो वो भी बड़ा होगा, आपको 5 उसमें चित्र का वर्णन करना पड़ेगा, 5 वाक्य बनाने पड़ेंगे। यदि वहाँ पर पत्र आता है तो पत्र भी बड़ा होगा, जिसके अंतर्गत हमें कम से कम 10 खाली स्थानों को भरना पड़ेगा, जो 0.5 मार्क्स के भी होंगे। तो आपका यहाँ पर 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। चित्र वर्णन जो होता है पूर्ण वाक्यात्मक, मैंने कहा ना कि पूर्ण वाक्य बनाने के लिए चित्र वर्णन आता है। 1-1 अंक का एक वाक्य निर्माण करते हैं आप, और 5 नंबर के आते हैं वो। हिंदी या अंग्रेजी, आपसे अंग्रेजी भाषा में भी हिंदी के पूछ सकते हैं कि ये संस्कृत का दिया, इसको अंग्रेजी भाषा में बनाइए, या हिंदी से संस्कृत बनाइए।
तो इस तरीके के जब अनुवाद आते हैं आपको संस्कृत हिंदी अंग्रेजी या संस्कृत भाषा में करने के लिए, तो वो भी 1-1 नंबर के आते हैं। आपके 5 वाक्य होंगे जिनको आप जिस भी भाषा में परिवर्तित करने के लिए बोला जाएगा, इन 3 में से आप करेंगे और वो आपको 1-1 नंबर के 5 होंगे। तो ये आपका रचनात्मक भाग हो गया जो कि 15 नंबर का, और हमने शुरुआत में देखा था ये खंड दूसरा खंड होता है। खंड गा में अनुप्रयुक्त व्याकरण आती है। अनुप्रयुक्त व्याकरण मतलब जो आपके पाठों के अंतर्गत आई हुई है, जो आपने व्याकरण भाग से पढ़ी हुई है, वो आपके इसमें आती है। तो सबसे पहले इसमें संधि देखिए। संधि लघुत्रात्मक पूछ ली जाती है, संधि का विग्रह करना पूछ लिया जाता है, विग्रह है तो आपको संधि बनाना पूछ लिया जाता है। तो ये आते हैं आपके 1-1 नंबर के 4 प्रश्न, मतलब 4 नंबर की संधियां आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। शब्द रूप होते हैं। शब्द रूप जो भी आपको सिलेबस में दिए हुए होते हैं, अस्मत् का, युष्मत् का, तत् का, किम का, मुनि का, जिस प्रकार का भी आपका पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपसे शब्द रूप पूछे जाएंगे। और शब्द रूप बहुविकल्पात्मक होते हैं, मतलब ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं। आपसे पूछ लिया गया मुनि की तृतीया, तो वहां पर 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो ये भी 4 आते हैं 1-1 नंबर के। धातु रूप, जो भी धातुएं आपको दी जाएंगी, वैसे धातु रूप का कोई निश्चित एक क्राइटेरिया नहीं दिया होता, कोई निश्चित धातुएं नहीं दी जाती हैं। धातुएं आपसे कहीं से भी आपके पाठ में आपने पढ़ा है, पाठ अंतर्गत होती हैं, तो पाठ के अंतर्गत जिस प्रकार की धातु का प्रयोग हुआ होगा वो धातुएं आपसे पूछ ली जाती हैं, वो भी 4 नंबर की होती है, क्योंकि 4 प्रश्न होते हैं। ये कारक और उपपद विभक्तियां भी आपके ऑप्शन में आती हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ये भी 1-1 नंबर की होती हैं, 4 होती हैं। उपपद विभक्तियां आप समझ पा रहे होंगे, जहां पर बिना, सह, इन प्रभक्तियों के साथ ये उपपद विभक्तियां होती हैं, उपरि, परितः। तो ऐसी उपपद विभक्तियों से बहुविकल्पात्मक प्रश्न बनते हैं। प्रत्यय, जो भी प्रत्यय आपके पाठ के अंतर्गत आए हैं, जो भी प्रत्यय आपने पढ़े हुए हैं, उन पाठों के अंतर्गत आए हुए प्रत्यय आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न आता है, मतलब 3 प्रश्न होते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं। संख्या आती है। अब संख्या आपको 1 से 80 आने वाली है, 1 से 100 आने वाली है पाठ्यक्रम के अनुसार। तो वो संख्या के जो प्रश्न होते हैं वो 4 आपसे पूछे जाएंगे और हाफ मार्क्स के होते हैं, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। तो 4 क्वेश्चन होंगे और 0.5 × 4, तो ये 2 नंबर के आपके पूछा जाएगा आपसे। उपसर्ग आपके पेपर में आएंगे। तो उपसर्ग कैसे होते हैं? लघु उत्तरात्मक होते हैं। उपसर्ग ऐसे कि आपसे उपसर्ग जोड़ने को बोल दिया, उपसर्ग शब्द में से निकालने को बोल दिया। तो ये प्रश्न जो बनते हैं ये भी 0.5 के होते हैं, हाफ मार्क्स के होते हैं, और ये 2 नंबर के होते हैं। अव्यय भी लघु उत्तरात्मक होते हैं। अव्यय भी आपको पूछ सकते हैं, कोई वाक्य दे दिया उसमें अव्यय पूछ लिया आपसे, अव्यय की पहचान पूछ लिया आपसे, कौन सी इसमें जो 4 ऑप्शन दिए उसमें अव्यय कौन सा है। तो ये भी 0.5 के आते हैं, 1/2 वाले, मतलब हाफ मार्क्स के होते हैं। और यहाँ भी आपके ये 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो अनुप्रयुक्त व्याकरण का खंड होता है, आप देख सकते हैं ये 25 अंक जो निर्धारित हैं, ये 25 अंक इस तरीके से बढ़ जाते हैं। संधि, शब्द रूप, धातु रूप, उपपद विभक्ति, प्रत्यय, संख्या, उपसर्ग और अव्यय। तो आप ये देख पा रहे हैं आपको इस तरीके से। और ऐसा ही नहीं है कि आप 4-4 प्रश्न आएंगे तो आप सिर्फ उन्हें ही पढ़ें। देखिए, अभ्यास तो हम सभी का करते हैं, पर हमारे दिमाग में ये रह जाए कि हाँ, हमें कम नहीं पढ़ना, 4 नंबर का आएगा मतलब बहुत अच्छे से हमें अपनी तैयारी करनी है। तो इस तरीके से अंक विभाजन से आपको आसानी भी होती है और आप बड़े जबरदस्त पढ़ाई भी कर पाते हैं। अब हमारा प्रश्न पत्र का अंतिम खंड आता है, जो कि आपको बताया था कि अंतिम खंड है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम का अर्थ होता है पढ़ा हुआ भाग, जो पढ़ा हुआ ज्ञान है हमारे अंदर। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? तो पठित गद्यांश, जो आपने पाठ पढ़े हुए हैं, जितने पाठ आपके पेपर में आने हैं, उन पाठों के अंतर्गत आपके जो गद्यांश वाले पाठ होंगे, है ना, आपके श्लोक छोड़कर जो गद्यांश वाले होंगे, वो गद्यांश आपको आएगा। और उस गद्यांश में आपको अति लघुत्तरीय, मतलब एक शब्द वाले, या एक पदन कह दें या उसे बनवर्ड कह दें, तो एक पदन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 प्रश्न होंगे आधे नंबर के, 0.5, जो 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूर्ण वाक्य प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि फुल सेंटेंस का होता है। और पूर्ण वाक्य का आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, तो ये 2 होंगे नंबर। लघुत्तरात्मक भाषिक कार्य,
भाषिक कार्य में क्या पूछा जाएगा, तो गद्यांश के अंदर का जो व्याकरण वाला भाग होगा उससे निर्देशानुसार हम जैसे पूछते हैं ना, वैसे करके आपसे क्या पूछा जाएगा, भाषिक कार्य करवाया जाएगा, व्याकरण पूछी जाएगी और वो होगी आपकी भी 2 नंबर की। 2 प्रश्न होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। तो आपका जो पठित गद्यांश वाला भाग है वो कितने नंबर पर जाएगा, 5 नंबर पर। आधे मार्क्स के पूछे जाएंगे, मतलब 0.5 का अति लघुत्तरीय और 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे पूर्ण वाक्यन, और भाषिक कार्य भी 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। अब आ जाएगी पद्यांश। पठित आपके पद्यांश में भी हैं, जैसे सूक्ति मौक्तिक है ना, तो ये वाला पाठ आपका उसमें गया, पद्यांश में गया। तो इस तरीके से पद्यांश में से कोई श्लोक आपको उठा दिया जाएगा, वहां से उठाया जाएगा और उसमें से भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। पहले अति लघुत्तरीय मतलब 1 पदेन, पूर्ण वाक्यन, और अंत में होगा आपका भाषिक कार्य मतलब व्याकरण वाला भाग। तो पूर्ण जो अति लघुत्तरीय होगा वो भी 0.5 के 2 प्रश्न होंगे, तो 1 नंबर का। पूर्ण वाक्यन जो होगा वो भी 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, और भाषिक कार्य भी 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। मतलब पठित गद्यांश और पठित पद्यांश 5-5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद नाट्यांश। अब नाट्यांश क्या होता है, जो पाठ आपने पढ़े, जैसे आपने गोदोहनम पाठ पढ़ा। गोदोहनम पाठ क्या है, नाट्य रूपांतरण, वहां पर बातचीत हो रही है, उनके बीच में बातचीत की जा रही है ना। सिकता सेतु वाला पाठ भी नाट्य रूपांतरण है, इसमें भी बात होती है, तपोदत्त और पुरुष के बीच में बात होती है। तो इन पाठों को कहते हैं नाट्यांश। ये उनमें से कुछ भाग आपको उठाया जाएगा और फिर आपको वो भाग रखा जाएगा, उसको पढ़ के उसके अंतर्गत अति लघुत्तरीय, पूर्ण वाक्यन और भाषिक कार्य आपसे पूछा जाएगा, व्याकरण का भाग। सेम वही चलता आ रहा है जैसे हमने पठित गद्यांश, पठित पद्यांश, वैसे ही पठित नाट्यांश में भी आपसे अति लघुत्तरीय के 0.5 का 2 प्रश्न होंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, 1 नंबर का होगा। पूर्ण वाक्यन भी 2 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, जो 2 नंबर के जाएंगे। लघुत्तरात्मक मतलब लघुत्तरात्मक ही रहेगा, पर लेकिन व्याकरण वाला भाग रहेगा, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पठित अवबोधनम जो दिया गया है, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश का, वो कितना जा रहा है अभी आपका 5 + 5 + 5 15 मार्क्स का। अब पठित अवबोधनम में ही क्या पूछा जाएगा, प्रश्न निर्माण, क्योंकि प्रश्न निर्माण आपके पाठों में हर पाठ में दिए गए हैं। तो प्रश्न निर्माण जो आते हैं ये पूर्ण वाक्यात्मक होते, याद रखिएगा, प्रश्न निर्माण पूर्ण वाक्यात्मक होते हैं। मतलब आपको कस्य की दृशा लिखकर नहीं छोड़ देना है। पूर्ण वाक्य का जब आप उत्तर देंगे तब आपको हर एक प्रश्न निर्माण में जो 4 प्रश्न आएंगे उसमें आपको 1-1 नंबर मिलेगा। समझ पा रहे हैं? लघुत्तरीय नहीं देना है उत्तर, यहाँ पर पूर्ण वाक्य में जाएगा। जब पूरे वाक्य को आप बनाएंगे तब आपको प्रश्न निर्माण का पूरा 1 अंक दिया जाएगा। इसके बाद आता है अन्वय अथवा भावार्थ। हमने श्लोक पढ़ा सुक्तिक मौक्तिकम, उसका अन्वय आपसे पूछा जाएगा और साथ में भावार्थ पूछा जाएगा कि आप उसका भावार्थ क्या दोगे, मतलब क्या अर्थ निकालोगे। ये निबंधात्मक होता है। देखिए भावार्थ जब हम अर्थ बताते हैं तो वो तो अन्वय में चला जाता है, पर उससे क्या उद्देश्य निकल रहा है, क्या शिक्षा मिल रही है, उसमें क्या भाव झलक रहा है, वो हो जाता है भावार्थ, और वो निबंधात्मक चला जाता है। मतलब कई बार 3 से 4 से 5 पंक्ति भी जाती हैं और वो 3 नंबर का आपसे पूछा जाता है। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य कि आपको पद्यांश वाला भाग भी श्लोकों को बहुत अच्छे से अन्वय करते हुए अर्थ और भावार्थ निकालते हुए पढ़ना है। फिर होता है घटनाक्रमानुसारम वाक्य लेखनम। 1-2 पाठों में आपके घटनाक्रम है। घटनाक्रम क्या होता है, पूरी कहानी सीक्वेंस में जमाना, जितने उसमें वाक्य पूछे गए। यदि 5 से 8 पूछे गए हैं तो आपको ये याद रखना है कि उनकी हिंदी अनुवाद करते हुए आप क्या करोगे, उनको एक सीक्वेंस में लगाओगे, कहानी में जिस तरीके से वो घटनाएं चल रही थी, तो उसको कहते हैं घटनाक्रम। और घटनाक्रम देखिए 8 क्यों लिखा रहा है यहाँ पर है, क्योंकि 8 पंक्तियां होती ही हैं। तो 0.5 की जब 8 पंक्तियां उसमें नंबर दिए जाएंगे तो वो कितना नंबर का आपका प्रश्न होगा, 4 नंबर का। मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 नंबर का, और 8 पंक्तियां होंगी उसमें। अब इसके बाद है जो प्रसंगानुसारम अर्थस्य चयनम, और साथ में उसी में ख नंबर पर आता है शब्दानाम अर्थई सहमेलनम। मतलब प्रसंग के अनुसार अर्थ का चयन करना। जैसा वहाँ पर निर्देश दिया गया है, जैसी वहाँ पर आपको कोई वाक्य दिया गया है उसके अनुसार अर्थ का चयन करना, मतलब अर्थ को उस तरीके से बताना जिस तरीके से वाक्य में निर्देश दिया गया है। तो वहाँ पर वो लघु
उत्तर में आते हैं और ये 0.5 के 4 प्रश्न होते हैं, तो 4 प्रश्न 0.5 के हुए तो 2 नंबर का ये प्रश्न बनता है। शब्दानाम अर्थै सहमेलनम, शब्दों के अर्थों के साथ सहमेलनम मतलब वाक्य रचना हम कह सकते हैं, तो ये भी लघुत्रात्मक में चली जाती है क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं होती है। शब्दानाम अर्थै सहमेलनम मतलब शब्दों के अर्थ भी पूछ लिए जा सकते हैं आपको, उसके साथ मिलान मतलब मैचिंग जिसे कहते हैं, शब्दों के अर्थ के साथ मैचिंग भी पूछ ली जाती है। या जैसे ऊपर था ना अर्थस्य चयनम, कोई प्रसंग दे दिया और अर्थ पूछ लिया, ऐसी में यहाँ पर मैचिंग जैसा आ गया तो वो पूछ लिया, तो 0.5 के आपके 4 प्रश्न होंगे या 4 वहाँ शब्द होंगे जो 0.5 के होंगे, तो 2 नंबर का ही आपका पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये जो दिए जाएंगे वो कैसे दिए गए आपके 4 नंबर का, फिर 3 नंबर का, 4 नंबर का, 2 और 2 नंबर के, तो 10, 12 और 15, तो यहाँ पर 15 नंबर और 15 के वहाँ, तो ये हमारे जो 30 नंबर का हो गया था, तो ये क्या हो गया हमारा पठित अवबोधनम हुआ। अब इसके साथ ही हम क्या देखने वाले, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि कैसा प्रश्न पत्र जब आएगा तो हमारे सामने गद्यांश इतने नंबर का, पद्यांश इतने नंबर का, हमारे साथ ही किस तरीके के प्रश्न, पूर्ण वाक्य कितने और एक पदन में क्या गद्यांश में पूछा जाएगा, भाषिक कार्य में कितने नंबर का होगा, यदि संधि है, शब्द रूप है, धातु रूप है, सब कुछ आपने जाना। थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि अच्छा इतना इतना पूछा जाएगा, तो हमारे दिमाग में ये सेट है कि कितनी तैयारी कैसी करनी है, हमको ये बताना बहुत आवश्यक होता है। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ टीचिंग प्लान, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पेपर में आएगा। अब मैं बताऊंगी कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, किस तरीके से आपकी पढ़ाई, आपके पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, किस तरीके से हमारा चैनल स्टेप अप एकेडमी आपकी मदद करने वाला है, किस तरीके से आपकी तैयारी में वो मदद करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे 1 शॉट वीडियोस फॉर एवरी चैप्टर, मतलब हमारे 1 शॉट जो जाएंगे वो प्रत्येक पार्ट के 1 शॉट पहुंचेंगे आपके पास, तो 1 शॉट वीडियोस फॉर एवरी चैप्टर। फिर इसके बाद ही अगला देखिए 100 MCQ फॉर एवरी चैप्टर, मतलब प्रत्येक पार्ट के आपके 100 MCQ आपको दिए जाएंगे। आप सोच रहे हैं 100 MCQ यदि आप किसी भी पार्ट से करोगे तो पार्ट क्या कहीं से भी अछूता रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, कहीं से भी पार्ट फिर आपसे पूछ लिया जाए, चाहे वो लघुत्री में हो, चाहे वो अति लघुत्री में हो, चाहे वो पूर्ण वाक्य में हो, आपसे बन ही जाएगा। 100 प्रश्न संस्कृत के एक पाठ में बहुत मायने रखते हैं। तो 100 MCQ आपके दिए जाएंगे प्रत्येक पाठ में से। चैप्टर वाइज आपका प्रीवियस जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे, वो भी आपको दिए जाएंगे कि आपके पिछले साल में किस तरीके के प्रश्न आए थे, क्या उस प्रश्न पत्र का पैटर्न था, क्या उसका प्रारूप था, ये आपको बताया जाएगा। तो लास्ट ईयर के जो पेपर होंगे, लास्ट ईयर के जो पेपर रहे होंगे, वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, हल करवाए जाएंगे, जिससे आपको समझने में, और कई बार क्या होता है हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं तो हमें बहुत कुछ आसानी हो जाती है, अच्छा इस तरीके का, ऐसी तैयारी हमको करनी है। फिर अगला जो क्या आपके लिए मदद की जाएगी, वे क्वेश्चन, वे प्रश्न जो बहुत अधिक आने की आशंका है कि ये अधिक आ सकते हैं, जिसके आने की प्रायोरिटी ज़्यादा हो, जो अधिक मात्रा में, मतलब ये है कि ये तो 100% आएंगे ही, या जिनके कम से कम 95% तो आने के फुल चांस हैं ही, तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। हम लोग ऐसे प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे जिनके चांस पेपर में अधिक होते हैं आने के, जिनकी तैयारी देखिए सारी करनी है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना जिनकी तैयारी हम कुछ ज़्यादा अच्छे से करते हैं, जिनको हम बार बार रिवाइज करते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपके सामने लाए जाएंगे। अगला है, ऐसा रिवीजन करवाया जाएगा आपको जो तुरंत क्वेश्चन आएंगे वो तुरंत आंसर देना है, क्वेश्चन आया आंसर देना, मतलब जब आप इतना सब कुछ पढ़ चुके होंगे तो आप सोचिए कि क्विक रिवीजन जो आपका होगा, सुपर क्विक रिवीजन, क्वेश्चन आया आंसर दिया, क्वेश्चन आया आंसर दिया, क्वेश्चन आया आंसर दिया, मतलब इतना पढ़ने के बाद जब आपको 1 शॉट वीडियो पहुंच गया हर चैप्टर के, फिर आपको MCQ पहुंच गया प्रत्येक चैप्टर के, उसके बाद यहाँ आपने हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स का पेपर भी कर लिया, पिछले साल के पेपर भी आपने कर लिए, उसके बाद तो आपका, और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी IMP एकदम, वो क्वेश्चन भी कर लिए, तो ये उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं, फिर तो आप आराम से क्वेश्चन
आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। अभी लग रहा होगा, लेकिन जब हमारी तैयारी हो जाती है तब हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता, लगता हाँ आ रहा है, बन रहा है, कुछ पढ़ा है हमने। और जो लास्ट में होने वाला है लाइव सेशन होगा, हम सामने आपको पढ़ाएंगे, लाइव सेशन चलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा जिसमें आपके डाउट, आपकी शंकाओं का निवारण करवाया जाएगा। तो ये आपके लाइव सेशन में और आपकी जो डाउट वाली कक्षाएं लगेंगी, आपकी शंकाओं के निवारण के लिए कक्षाएं लगेंगी। तो ये जब पढ़ लेते हैं हम सब कुछ, तब क्या होता है, मान लो जैसे आपने ये पढ़ लिया, तैयारी आपको लगा पूरी, जैसे ही हम क्विक रिवीजन में आते हैं, आप पर क्वेश्चनों की बौछारें होने लगती हैं, तब आपको समझ में आता है अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, मतलब यहाँ हमको अभी पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। बस उन्हीं क्वेश्चनों के दौरान जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले हैं, जहाँ आपको डाउट है, या आंसर दिया तो वो आंसर गलत पहुँच गया, एक हद तक सही पहुँचा था पर कहीं जाकर आप अटक गए, वो अटकना दूर करेगी आपकी ये क्लासेस, ये कक्षाएँ जहाँ आपकी शंकाओं का निवारण किया जाएगा। इस तरह से आपके प्रश्न, आपके परीक्षा की तैयारी ठीक वैसे ही होगी कि ये हमारी परीक्षा है, हमें अपने विद्यार्थियों को पूरे तरीके से एकदम परीक्षा के लिए तैयार बनाना है। तो ये सब कुछ जब हो जाएगा तब आप खुद अपने आप में खुद का परीक्षण करके देखना कि आप रेडी हैं, तो आप हमारे साथ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इसके लिए आप भी तैयार हैं और इसके लिए हम सभी भी तैयार हैं। और इस तैयारी के साथ में यदि रहना है और हमसे लगातार पढ़ना है, हम इतने सारे पॉइंट को जब क्लियर करेंगे और आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, तो अपना रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी में आपको विजिट करना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप विजिट करेंगे, यहाँ घूमेंगे फिरेंगे इसकी वेबसाइट पर, वहाँ आपको पता लगेगा कि अरे सारे सब्जेक्ट हमें यहाँ मिलने वाले हैं, 6 से लेकर 12 तक के हर विषय, हर बोर्ड की यहाँ पर हमें जानकारी मिलेगी, और बहुत अच्छे मटेरियल के साथ, बहुत अच्छी तैयारी के साथ, और आपसे तैयारी करवाई जाएगी, आपको तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और साथ ही जब हम इतना सब कुछ कर लेते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।